अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की, मेरी क्या तारीफ़ होनी है, लेकिन मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये है कि मेजर मैसम रज़ा मेरा नाम है, सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। आर्मी ज्वाइन की 1989 में और सर्व किया 2011 तक। मिलिट्री पायलट था, हेलीकॉप्टर भी उड़ाए, जहाज़ भी उड़ाए, बड़ी जंगें भी देखी, वज़ीरिस्तान वाली, ज़लज़ले जैसे ऑपरेशन भी किए। एक बड़ी हैपनिंग लाइफ गुजारी। थ्रेट्स भी थी, थ्रिल भी थे, सेवियर भी थे, खुद खतरों में डलते भी थे, लोगों को खतरों से निकालते भी थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑफ इवेंट लाइफ गुजारी। और उस लाइफ में एक ऐसा वाकया जिसने मेरी बिल्कुल जिंदगी, मेरी सोच और मेरी आने वाली नस्लों की जो फ्यूचर प्लानिंग थी वो चेंज कर दी। वो वाकया यूं था कि 1987 में मैं आर्मी की तरफ से एक फ्लाइंग कोर्स पे मुझे जॉर्डन मेरी सिलेक्शन हुई, जो 90 दिन का कोर्स था, 3 महीने का। ये फ्लाइंग के छोटे छोटे कोर्सेज आपकी मिलिट्री लाइफ में आते रहते हैं। खैर मैं 1997 में मैं जॉर्डन पहुंचा, तो वहां मिलिट्री बेस है, किंग हुसैन मिलिट्री बेस। वो एक उनका छोटा सिटी है, अल मफाक, मफाक में वो बेस है, किंग हुसैन मिलिट्री बेस। जब वो एक उनके कर्नल साहब थे, कर्नल हुसैन नाम था उसका, वो जो उनके उसको जीवन क्वाड कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन करता था तमाम एलाइड ऑफिसर जो बाहर से आए होते थे उनकी रेजिडेंस। और जब उसने लिस्ट दी हमें कि कौन किधर ठहरेगा, तो उसमें वो एक फ्लैट था जिसमें 2 पायलट्स ने रुकना था। जो तमाम फॉरेन पायलट्स जितने भी थे वो 2-2 पेयर किया हुआ था। तो जो मेरे साथ पेयर था वो इजरायली पायलट था। मैं झंडा देख के इजराइल का, तो एकदम दुनिया में चंद ही वो कंट्रीज हैं जिनके झंडे देख के हम ऊपर से नीचे होते हैं, तो उनमें से लकीली एक इजराइल है। तो मैं एकदम आई वाज शॉक्ड। और मैं कर्नल हुसैन को मैंने कहा जाके कि सर आपको पता भी है कि डिप्लोमेटिकली वी आर नॉट अलाइंड विद इजराइल, सो इफ यू कुड चेंज माय फ्लैटमेट। तो उसने एकदम कलम पकड़ा, उसने कहा हाँ व्हाई नॉट, यस। तो अच्छा जब वो काटने लगा तो ऐसे मेरी तरफ ऊपर देख के मुझे कहता है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट पायलट ऑफ इजराइल रिक्वेस्टेड मी टू बी योर फ्लैटमेट। अब जब मैंने ये सुना कि दुश्मन ने ये चैलेंज दिया कि मैं पाकिस्तानी ऑफिसर के साथ मुझे कर दें, तो मैंने कहा अब मैं नाम कटवाऊं तो फिर मैं पाकिस्तानी नहीं। तो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आई विल लिव विद इजरायली पायलट फॉर 90 days एंड देन लाइफ स्टार्ट्स। 2-4 दिन तकल्लुफ में गुजरे, वो भी थोड़ा रिजर्व लगा। वो समझ रहा था पता नहीं मैं कोई आईएसआई का एजेंट हूं। चंद दिनों में हमें ये समझ आ गई कि ना मैं आईएसआई का एजेंट हूं, ना वो मोसाद का एजेंट है। तो हम दोनों पायलट हैं और कोर्स करने आए हुए हैं। 8-10 दिन के बाद बेतकल्फी हो गई, सुबह क्लास में इकट्ठे जाना, शाम को खाना इकट्ठे खाना। जब बेतकल्फी इस लेवल की हुई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यू रिक्वेस्टेड मी टू बी योर फ्लैटमेट, ही सेड यस। मैंने कहा इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? तो जो उसका जवाब था शोएब का, वो मेरा लाइफ चेंजिंग, मेरी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत उस दिन मुझे मेरी पैदा हुई मेरे अंदर। उससे पहले मैं बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी था, लेकिन मैं 1997 इस वाकये के बाद मैं बाय चॉइस पाकिस्तानी। उसने जो जवाब दिया वो मैं बार बार इस कौम को वो जवाब बताना चाह रहा हूं। मैं इससे पहले वाली भी एक वीडियो में, मैं उससे पहले वाले एक प्रोग्राम में मैं बताता। ही सेड के हम पैदा हुए थे तो वहां की गोद से हमें बताया गया था कि तुम्हारा दुश्मन अरब नहीं है, तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान है। कहता है उसके बाद मकतब में आए तो मकतब में हमें पढ़ाया गया कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान है। कहता है मकतब के बाद स्कूल में, मकतब उनके कहते हैं मदरसे टाइप को जो कंपलसरी है स्कूल से पहले। अच्छा कहता है उसके बाद स्कूल में आए तो स्कूल में जो चैप्टर हमें एनिमी का पढ़ाया जाता था उसमें झंडा पाकिस्तान का लगा होता था। उसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी, पाकिस्तान का नहरी निजाम पढ़ाया जाता था, पाकिस्तान का फौज की स्ट्रेंथ हमें पढ़ाई जाती थी। कहता है उसके बाद यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में एनिमी के तौर पर हमें पाकिस्तान पढ़ाया। कहता फिर मैं आर्मी में आया। जब आर्मी में आया तो सारी दुश्मन की मिलिट्री स्ट्रेटेजीज जो हैं वो हमें पाकिस्तान की पढ़ाई जाती थी। कहता है जब पैदा होने से लेकर आज तक दुश्मन पाकिस्तान सुनते आया। तो एक मौका मिला कि दुश्मन के साथ 90 दिन गुजारने का, तो वो आर्मी की टर्मिनोलॉजी होती है नो योर एनिमी। तो कहता है नो योर एनिमी का चांस बना तो व्हाई शुड आई मिस इट। मैं उसकी बात सुन के थोड़ा सा मैं हैरान हुआ। मैंने कहा शोएब ठीक है, हम आपको ड्यू टू मस्जिद अक्सा एंड ड्यू टू फलस्तीन हम डिप्लोमेटिकली आपको एक्सेप्ट नहीं करते, मगर इस लेवल का हमने कभी आपको दुश्मनी के भी काबिल नहीं समझा। हमारे लिए तो इंडिया ही काफी है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है मशरक के ऊपर, और उसके लिए हम काफी हैं, हमारे लिए वो काफी है। तो तुम लोग किस लेवल पे जा चुके हो? तो हमने भी नेवर थॉट। तो जो इसके बाद जो उसने जवाब दिया वो इससे भी ज्यादा हम था। उसने कहा तुम लोग अभी सोए हुए हो, अभी तुम्हारे लीडर्स तुम्हें बता नहीं रहे कि तुम लोग क्या हो और क्या काम तुम लोगों से लिया जाना है, जबकि हमारे लीडर्स ने हमें बता दिया। इसलिए हमें बहुत क्लियर है कि तुम लोग क्या हो, लेकिन तुम लोगों को खुद अभी नहीं पता तुम लोग क्या हो। और जब मैंने थोड़ा इसरार किया, उसको अनफोल्ड किया, तो उसने कहा कि कभी तुम लोगों ने गौर किया कि पूरी दुनिया का नक्शा ले लो, पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो रिलीजियस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बने हैं, और वो एक पाकिस्तान और एक इजराइल है। पाकिस्तान बना 1947 में, इजराइल बनता 1948। अब व्हाट अ कोइंसिडेंस कि 9 महीने के अरसे के अंदर अंदर 2 मुल्क जो काम जब से दुनिया बनी थी नहीं हुआ था, और वो एक ही 9 महीने के अंदर अंदर वो काम दुनिया में होता है। पाकिस्तान बनता है 27 रमजान को, वो मुबारक ताक रात जिसके लिए हमारा कुरान भी नाज़िल पूरी उतरी है उसके ऊपर। हमारी सारी दुनिया जानती है कि वो ताक रात क्या है हमारे लिए, जिस रात फरिश्ते उतरते हैं अपनी रहमत के लिए, खुदा फरमा रहा है। और साथ वो भी अल्लाह का, तुम क्या जानोगे ये रात क्या है। और इजराइल बनता है 1948 में। अब जब वो कहता है, शोएब कहता है मुझे कि ये ऐसे ही नहीं बना, ये बाय डिवाइन हुआ है। और जब एंड ऑफ द वर्ल्ड जो जंग होनी है वो हमारे 2 मुल्कों के बीच में होनी है। आधी दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी होगी, आधी दुनिया हमारे पीछे खड़ी होगी, और ये उसके लिए तैयारी की जा रही है। अच्छा मैं उसकी बातें सुन के मैंने कहा यार ये लंबी छोड़ गया,
ये क्या बात कर रहा है, इसके पीछे तो आधी दुनिया खड़ी होगी, वो तो समझ आता है अमेरिका इसके पीछे यूरोप है, इसको बनाने वाले यूरोपियन है, तो हमारे पीछे कौन खड़ा होगा? तो अब आके वो क्या कहता है, अब कहता है कभी तुम लोगों ने गौर किया, ऐसे उसने ना सामने वो एक पेंसिल पड़ी हुई थी जो हम पढ़ रहे थे, ये ड्यूरिंग स्टडी ये हमारी डिस्कशन हो रही, उसने पेंसिल पकड़ के ना कहता है तुम लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है अभी कि ये पेंसिल बना सको अपने मुल्क में, ये चाइना से इंपोर्ट करते हो, जबकि इस वक्त दुनिया का सबसे लेटेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तुम लोग बना के बैठे हुए, दिस इज अ मिरेकल। तुम लोग अपना शार्पनर चाइना से मंगवाते हो, जबकि इस वक्त तुम फाइटर जेट बना रहे हो, उस वक्त हम प्रोडक्शन शुरू हुई थी, यानी कि वो टेक्नोलॉजी अभी JF-17 अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो प्रोडक्शन भी हो गई और वर्ल्ड लेटेस्ट जो अभी हमारा जहाज है और अभी एक्सपोर्ट भी हो रही है। ये मुझे उसने 1977 उसने 1997 बोला, कहता है ये ऐसे ही हो गया, दुनिया की 6ठी प्रोफेशनल आर्मी लेके बैठे हुए हो तुम लोग, और जो कंपटीशन इंटरनेशनल आर्मी का होता है उसमें तुम्हारी फौज नंबर 1 होती है। कहते हैं ये ऐसे ही हो गया, जबकि तुम लोग इस वक्त IMF के कर्जे के अंदर बुढ़े हुए, ये कौन कर रहा है? ये बाय डिवाइन हो रहा है, somebody is doing it। ये तुम लोगों को खुद नहीं अभी समझ आ रहा, ये जब आखिरी वक्त आना है, जब हम दोनों ने आमने सामने खड़ा होना, तुम लोगों को उस वक्त तुम्हारे लीडर्स ने तुम्हें गाफिल रखा हुआ है, वो बेतकल्लफी की वजह से फरत जज्बात में बोल गया, या कुछ ऐसा भी है कि हम पाकिस्तानी होस्ट बड़े अच्छे होते हैं, मैं उसको अक्सर बाहर खाने के लिए ले जाता था, बिल मैं पे करता था, तो वो हमारी जो अच्छी होस्ट होने की एक काबिलियत है ना, तो शायद उस वजह से वो सच उगल गया मेरे आगे। आप यकीन करें कि वो दिन था जिस दिन, उससे पहले मैं बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी था, लेकिन उसकी बातें सुन के मैं बाय चॉइस पाकिस्तानी हो गया। मेरे सारे रिश्तेदार फॉरेन कंट्रीज में थे, मेरे ससुराल सारा फॉरेन कंट्रीज में था, एंड दे वांटेड मी टू सेटल इन USA एंड आई हैड ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू डू वेरी गुड अब्रॉड, मेरे पास सब कुछ था, मगर आई डिसाइडेड नॉट टू लीव दिस कंट्री एवर एवर एवर। और मैंने अपने बच्चों को भी कह दिया कि जिंदगी है, खुदा करे कि वो मौका आए, वो आखिरी जंग हमारी जिंदगी में इजराइल के आमने सामने हो, खुदा करे मुझे मौका मिले कि मैं पहली सफ में लड़ रहा हूं, खुदा करे कि वो खिलाफत और वो इमामत जो इमाम मेहदी लेके आएंगे, जो हमारी दज्जाल के साथ जंग हो, वो हमें और मेरी औलाद को मौका मिले कि हम अगली सफों में लड़ रहे हों। इसलिए हम कभी ये ना इस मुल्क को छोड़ सकते हैं, ना कभी इस मुल्क के ऊपर आंच आने देंगे, हम अपना खून बहा देंगे, क्योंकि हमें अपने दुश्मन से वो बात पता है। वो कहता है तुम लोग इस वक्त जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, तुम्हारा इंडिया पानी, ये मुझे उसने बताया 1970 कि इंडिया प्लान कर रहा है तुम्हारा एग्रीकल्चर तबाह करने के लिए, और तुम्हारा सारा पानी बंद कर रहा है, और तुम्हारे अपने बिके हुए बीच में जो पानी बंद करवा रहे हैं, और बाद में वो जमात रिशा पकड़ा गया जो बिका हुआ था, खुदा लानत करे उसके ऊपर और उसके आल औलाद के ऊपर, जिस जो ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने अपने मुल्क का सौदा किया और हमारे पानी को बर्बाद किया जाके, जो दरियाओं का उसने इंडिया के साथ सौदा किया। तो भाई ये हबील और कबील की जंग है, ये हक और सच की जंग है, ये डे 1 से जिस दिन इंसानियत बनी है ये जारी हुई, ये जंग जारी रहेगी। अब आपकी चॉइस है, आपने हक के साथ खड़े होना है या आपने बातिल के साथ खड़े होना है। ये जंग आदम के बाद हबील और कबील में जारी रही, ये मूसा और फिरौन में जारी रही, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के बीच में जंग जारी रही, ये बाद में हुसैन और यजीद की जंग है, ये हक और बातिल क़यामत तक रहेगी। हमने ये फैसला करना है कि मुसीबतों से, ये बिजली के बिलों से, ये नाकस पॉलिटिकल सिस्टम से तंग आके हमने अपनी फौज को गालियां देनी है, हमने अपने मुल्क को गालियां देनी है, और ये गालियां देके हमने जाके बातिल के साथ खड़े हो जाना। और 4 दिन की जिंदगी है यार, कौन सी लंबी जिंदगी लेके आए हो, कौन था यार, कौन हजारों साल जिया है। आज हमसे बड़े बड़े लोग जो पहले पैदा हुए इतनी आसाइशों की जिंदगी जी रहे थे, आज कब्रों में पड़े हुए हैं। 4 दिन की जिंदगी है ये, सिर्फ ये इम्तिहान की जिंदगी। आपने हक के साथ खड़े रहते हो या तुम मुसीबतों से तंग आके बातिल की तरफ। जो लोग आज अपनी फौज को गालियां दे रहे हैं, ये चंद लम्हे के लिए करबला की उस जंग और उस आग की तपश को याद कर लें कि जो मुसीबतें उन्होंने उठाई अहले बैत ने, और किस तरह उन्होंने हक के साथ खड़े रहे। खुदा के लिए वो मुझे इल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आ गया, मीरे अरब को आती है ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा हमारे मुल्क से आई है। ये है वो फौज जिसने निकलना है इमाम मेहदी के साथ और जिसने दज्जाल के साथ लड़ना है। हमें ये विजन ये इजरायली ऑफिसर ने दे दी थी, उनको पता है कि ये फौज है जिसने लड़ना है। आज चंद जो मकासद हैं, चंद जो पॉलिटिकल सिस्टम की जो रॉन्ग डिसीजंस हैं, उनकी वजह से आके हम लोग अपने मुल्क के खिलाफ हो गए हैं। हमें हमारी जुबान कैसे जेब देती है, वो कट क्यों नहीं जाती जुबान जो अपने फौज और अपने मुल्क के अगेंस्ट बात करे। मैं काफी जज्बाती हो जाता हूँ इस टॉपिक से। मैं चूंकि थोड़ा पढ़ने लिखने का थोड़ा शौक भी है, मैं एक शेर नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब का बड़ा मेरा वो एवर फेवरेट शेर है कि वो पूरी गजल है वैसे तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं एक शेर पढ़ूंगा कि वो कहते हैं कि कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, रोने से रात का गम खत्म नहीं होता। कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। ये बलाओं से टलने वाली, दुआओं से टलने वाली बला नहीं है। ये जो हमारे उलमा आके खड़े हो जाते हैं ना कि अल्लाह इजराइल को तबाह कर दे, अल्लाह फलस्तीनियों को तू मदद फरमाओ, भाई ये दुआओं वाला काम नहीं है। ये प्रैक्टिकली फील्ड में आके प्लानिंग, विजन, ये बड़ा स्ट्रेटजी वाला काम है। और मैं आखिर पे मैं ये मेरा सारा टॉपिक जो है ना इनकम्प्लीट रहेगा अगर मैं एक शख्स का नाम ना लूं जिसमें मैं पूरा पिछला प्रोग्राम कर चुका हूं। डेविड बेन गुरियन, 1948 फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। वो शख्स वजीर आजम बनता है, पहला इजलास होता है इजराइल में, और पहले इजलास में जो अपनी तकरीर करता है उसमें क्या बकवास की उसने, वो मैं आज आपको वर्ड टू वर्ड इस प्रोग्राम में सुनाऊंगा। और अब सोचें कि उस कौम का वजीर आजम बना जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में जिनको धकेला, बदर से 1400 साल धक्के खाते रहे, दर बदर धक्के खाते रहे, इनको ठिकाना नहीं मिला। यूरोप ने पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद प्लानिंग करके इनको एक ठिकाना दिया फलस्तीन के अंदर, और जब इनको छत मिली, जिस दिन छत मिली उस दिन डेविड बेन गुरियन पहले इजलास में क्या बकवास करता है, मैं वर्ड टू वर्ड उसको कोट अनकोट करूंगा। ही सेड
The world Zionist movement should not be neglectful of the dangers of Pakistan to it. And Pakistan now should be its first target. ये 1948 में ये कह रहा है. For this ideological state is a threat to our existence. And Pakistan, the whole of it, hates the Jews and loves the Arabs. This lover of Arabs is more dangerous to us than the Arabs themselves. For that matter, it is most essential for the word Zionism that it should not take immediate steps against Pakistan. Whereas the inhabitants of the Indian Peninsula are Hindus, whose hearts have been full of hatred towards Muslims. Therefore, India is the most important base for us to work there from against Pakistan. It is essential that we exploit this base and strike and crush Pakistanis, enemies of Jews and Zionism, by all disguised and secret plans. Every word is notable in this. और आखिर पे वो लिखता है by disguised and secret plans. फिर वो लिखता है हिंदूज के साथ जुड़ जाओ. क्या हो रहा है? कौन नहीं देख रहा इस वक्त इंडिया का और जो इजराइल का आपस में कोलैबोरेशन है? आज जो फास्फोरस फलस्तीनियों के ऊपर फेंका जा रहा है वो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है. कौन नहीं जानता? खुदा के लिए पाकिस्तानियों, खुदा के लिए मुसलमानों, इकट्ठे हो जाओ. जब दुश्मन इकट्ठा हो सकता है पाकिस्तान के लिए, तो तुम लोग अपने लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? दिस इज हाई टाइम. वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू. हमें एक झंडे के नीचे वापस इकट्ठे होना है. यही हमारी बका है और यही अल्लाह ताला हमसे चाहता है. इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा. पहुंच चुके. Let's go to the third question, and that would be, what is the biggest problem facing the next generation, and what should we do to solve it today? So the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islam. The first is called Iran. The second is called Pakistan. President Obama's speech, and you said, that Pakistan is the new target. However, he's saying that Pakistan and the United States have to have this important partnership. What's going on there then? The goal, once again, is to destroy Pakistan as an energy corridor between Iraq, Iran, other countries in the Middle East that produce oil, and China, because that's where a pipeline could go. The pipeline could start in Iraq, it could go to Iran, it can go up through Pakistan, cross the Himalayas, above Kashmir, go into China. This would be oil going towards China and Chinese economic influence coming into the Middle East and essentially cutting out the Anglo-Americans. And how is that going to happen, the destruction of Pakistan? The idea is to provoke a civil war. In other words, take the existing civil war inside Afghanistan and massively export it. The U.S. would possibly consider a direct attack on Pakistan, but they can't, because Pakistan is too big and it has nuclear weapons. So there's nuclear deterrence. The only way to do it is to take the Pashtun population in Afghanistan and Pakistan, rile them up into an independence movement, do the same thing with the people in Baluchistan, and with that you've carved Afghanistan, you've broken Pakistan into 4 pieces or 3, and you've even started to carve Iran, because those Baluchis are a peripheral group of the Iranians. So हम लाए हैं तूफान से